Hello friends, today we are discussing about the nucleus. So first of all we start from the discovery of nucleus. Nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. It was Robert Brown in 1831 who used the term nucleus to define the centrally located dark stained body in the cell. तो डिस्कवरी का अर्थ होता है खोज, न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया या केंद्रक को किसने खोजा, तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। केंद्रक जैसा कि नाम से आप कह सकते हैं केंद्र में होता है, मतलब जो सेल के केंद्र में होता है, जो कोशिका के बीच में स्थित होता है। तो न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के सेंटर में होता है। इट कंट्रोल्स द सेल, ये एक तरह से सेल को नियंत्रित करता है। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में जो न्यूक्लियस टर्म को डिफाइन किया, उन्होंने इसको खोजा और इसके बारे में क्या बताया कि ये क्या होता है, डार्क स्टेन्ड बॉडी का होता है और सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं जिसमें न्यूक्लियर पोर है एंड ये राइबोसोम्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है। तो आप जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने RER से इंडिकेट किया है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को मैंने SER से इंडिकेट किया है। तो RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप कह सकते हैं कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होता है वो प्लेन सरफेस होता है उनका, उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स का फंक्शन फ्रेंड जानते हैं आप, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करता है, जिसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। और ये है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का है, RER एंड SER। और फिर अंदर है थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह संरचना जो है उसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन ही आगे जाके सेल डिवीजन में कार्य करता है और सेल डिवीजन के बाद क्रोमोजोम बनाता है। और क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, हेरिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का कार्य करते हैं, मतलब माता पिता के लक्षणों को वो संतानों में ले जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर या कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस भी एक तरह से ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल में बहुत ज़्यादा रोल निभाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाए जा रहे हैं, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन आगे जाके सेल डिवीजन में भाग लेते हैं और सेल डिवीजन के बाद क्रोमोजोम बनाते हैं। और ये न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसमें आप कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाले भाग को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर वाले भाग को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर का सारा भाग जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जैसे सेल के अंदर के सारे भाग को हम लोग साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर के सारे भाग को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें है क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है एक, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर के भाग को न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर उसके बाहरी भाग को न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस चारों ओर से किससे घिरे हुए है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो दो तरह के हैं, कई जगह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कई जगह स्मूथ हैं, और जगह जगह पोर्स पाई जा रही है, इसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। और अंदर एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे हम आते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को हम कैसे देख सकते हैं, अगर आप चाहें वैसे तो ऐसे हम लोग नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहें तो आप कैसे देख सकते हैं, तो आप स्किन के एपिथेलियल सेल पे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने डिस्क्राइब किया है ओनियन बल्ब का। लेकिन अगर आप चाहें तो स्किन के एपिथेलियल सेल पे भी ट्राई कर सकते हैं लैब में, आपके साइंस लैब में, और या तो ओनियन बल्ब का एपिडर्मल पील पे भी देख सकते हैं। तो
इफ़ यू ऑब्जर्व एपिडर्मल पील ऑफ ओनियन बल्ब अंडर ए माइक्रोस्कोप, अगर हम एपिडर्मल पील लेते हैं ओनियन बल्ब का, मतलब जो प्याज में आप लोग देखे होंगे जो प्लास्टिक की तरह निकलता है, एपिडर्मल पील, अगर उसको आप लेते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो उसमें बहुत सारे बॉक्स की तरह सेल दिखेंगे और सभी सेल इस सेल शो प्रेजेंस ऑफ ए डीपली स्ट्रेन्ड राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। सभी सेल के अंदर आप क्या देखेंगे, एक स्मॉल सा पार्ट डीपली स्ट्रेन्ड, जो अच्छी तरह से स्ट्रेन दिखेगा, गाढ़ा दिखेगा आपको, हल्के में नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। अब लोकेशन मतलब न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, तो इट इज़ लोकेटेड सेंट्रली इन द एनिमल सेल। अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, सेल के सेंटर में। बट पुश टू वन साइड ड्यू टू लार्ज वैक्यूल इन द प्लांट सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल्स होता है। तो एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज बड़ा होने के कारण ये एक साइड में पुश कर दिया जाता है। It is visible under light microscope and its fine structure has been seen by electron microscope. इसको अगर आपको देखना हो तो आप लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन अगर इसका डीपली फाइन स्ट्रक्चर देखना हो, आपको इसमें पूरा स्ट्रक्चर इसका देखना है कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं, सारे पार्ट्स को अगर देखना है तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इजीली अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ साइंटिस्टों द्वारा यूज किया जाता है, और हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में जो माइक्रोस्कोप होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। और अब न्यूक्लियस के गिनती के आधार पे हम बात करेंगे 3 टॉपिक की, यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट एंड मल्टीन्यूक्लिएट। जनरली देयर इज ए सिंगल न्यूक्लियस इन इच सेल, सच सेल आर टर्म्ड एज यूनिन्यूक्लिएट। आमतौर पे क्या देखा जाता है, सभी सेल के अंदर सिर्फ वन न्यूक्लियस होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। सम सेल पोसेस 2 न्यूक्लियाई, दे आर टर्म्ड बाइन्यूक्लिएट। लेकिन कुछ सेल क्या होते हैं, 2 न्यूक्लिया भी लिए रहते हैं, उसको हम लोग बाइन्यूक्लिएट कहते हैं। सम सेल पोसेस मोर देन 2 न्यूक्लियाई, और कुछ सेल्स जो होते हैं वो 2 न्यूक्लियस से भी ज़्यादा न्यूक्लियस लिए रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। और हम लोग इसके स्पेलिंग से भी जान सकते हैं, यूनी मतलब क्या होता है 1, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, तो मतलब जो 1 न्यूक्लियस लिया रहेगा उसको यूनिन्यूक्लिएट, बाई मतलब 2, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, मतलब जो 2 लिया रहेगा न्यूक्लियस उसको बाई न्यूक्लिएट, मल्टी मतलब बहुत सारे, 2 से ज़्यादा, मल्टी हम कह सकते हैं। तो जो 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस लिया रहेगा उसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट बोलेंगे। फिर आगे आते हैं फ्रेंड्स हम फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के कार्य, केंद्रक के कार्य क्या क्या होते हैं। तो मेनली फंक्शन हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन ए सेलुलर रिप्रोडक्शन, मतलब सेल का जो प्रजनन होता है उसमें क्या करता है न्यूक्लियस, बहुत अहम भूमिका निभाता है। इट कंटेन हेरिडिटी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स लोकेटेड इन द क्रोमोजोम। ये क्या लिए रहता है, हेरिडिटी मटेरियल लिए रहता है, किस फॉर्म में, जीन्स के ऊपर, जीन्स के फॉर्म में, और जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोजोम के ऊपर। तो जैसा फ्रेंड्स मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल आगे जाकर सेल डिवीजन में भाग लेता है, और सेल डिवीजन के बाद क्या बनता है, क्रोमोजोम बनता है। तो क्रोमोजोम के ऊपर क्या रहता है, जीन्स। तो इस तरह से न्यूक्लियस का कार्य भी क्या हुआ, एक तरह से हेरिडिटी मटेरियल के रूप में कार्य हुआ। फिर इट कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब ये माता पिता के गुणों को संतान में ले जाने को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनहेरिटेंस मतलब होता है जस्ट लाइक ट्रांसफ़र कह सकते हैं, मतलब कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में क्या, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पूरे टॉपिक को फ्रेंड्स। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा 1831 में। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ सेल एंड इट कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, आप ये कह सकते हैं। एंड स्ट्रक्चर में मेनली क्या आते हैं, पोर्ट्स होते हैं बीच में, उसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अंदर के पूरे हिस्से न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को छोड़ के पूरे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और बाहर क्या होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसमें आप कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। एंड बाहर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यूक्लियस घिरा रहता है, जो 2 तरह का होता है,
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। रफ के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ के ऊपर नहीं होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। एंड अंदर होता है न्यूक्लियोलस। इसके बाद न्यूक्लियस को आप अगर देखना चाहें तो आप ओनियन पील में आराम से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। और अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स के लार्ज होने की वजह से ये एक साइड में चला जाता है। इसको लाइट माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, लेकिन अगर फाइन स्ट्रक्चर देखना हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। और जिस सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। जिस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग बाईन्यूक्लिएट कहते हैं। और जिस सेल के अंदर 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग मल्टीन्यूक्लिएट कहते हैं। एंड फंक्शन में बात कर ले तो ये सेलुलर रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। एक तरह से हेरिडिटी मटेरियल कंटेन किए रहता है और ये कंट्रोल करता है किसको, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को। तो ये हुआ बेसिक चीज़ न्यूक्लियस के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे क्लास 9th के दूसरे टॉपिक के बारे में, जो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की डिवीज़न किस किस तरह से किस किस साइंटिस्टों ने खोजा और माइक्रोस्कोप कितने तरह का होता है।